एक्सटेंशन में अपन दृश्य श्रव्य सामग्रियों के बारे में पढ़ रहे थे। पिछली क्लास में इसका वर्गीकरण अपन ने देखा था। दृश्य श्रव्य सामग्री जो होती है वो किस प्रकार होती है, कौन कौन सी होती है, कहाँ कहाँ उनको काम में लिया जाता है, वो सारी चीज़ें अपन ने देखी थी। नेक्स्ट अपन उनके वर्गीकरण को एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले अपन देखेंगे श्रव्य सामग्री। श्रव्य सामग्रियाँ, श्रव्य सामग्रियाँ मतलब जिनको केवल सुना जा सकता है, उनको देखा नहीं जा सकता, सही है, या उनको केवल सुना जा सकता है। अपन उनको सुन के उस चीज़ के बारे में अपन पता कर सकते हैं जिसके बारे में वो उनको बताना चाह रहा है। जैसे कि किसी चीज़ का ऐड करना हो, सही है, एफएम रेडियो एफएम आप सुनते हो तो उसके अंदर आप केवल सुन सकते हो, उसके अंदर देख नहीं सकते। किसी भी अगर चीज़ के बारे में उसमें आपको बताया जाता है तो आप सुन के उसका पता लगा सकते हो, सही है। अब सर्वे सामग्रियाँ होती है, इनके एग्जाम्पल है बहुत सारे, उनको एक एक करके अपन देखते हैं। पहला एग्जाम्पल हो गया इसके अंदर पास सिस्टम। पास सिस्टम मतलब पब्लिक एड्रेस सिस्टम। एड्रेस सिस्टम, पब्लिक एड्रेस सिस्टम जो होता है, पब्लिक को किसी चीज़ के बारे में बताने के लिए पब्लिक एड्रेस सिस्टम का उपयोग किया जाता है। इसके 3 प्रकार के पार्ट होते हैं। सबसे पहला माइक, दूसरा इसमें आता है एम्पलीफायर, तीसरा लाउड स्पीकर। कोई भी जिसको भी कोई भाषण देना है या किसी चीज़ के बारे में बताना है, वो सबसे पहले माइक में अपनी आवाज़ बोलता है। उसके बाद में वो आवाज़ जो होती है एम्पलीफायर में एम्पलीफिकेशन के लिए जाती है, मतलब लाउड होने के लिए जाती है, और फिर उसी आवाज़ को लाउड स्पीकर में सुना जाता है। ये पास सिस्टम जो होता है वो एक प्रकार से अपन कह सकते हैं श्रव्य सामग्रियों में सबसे महत्वपूर्ण है। श्रव्य सामग्रियों में सबसे महत्वपूर्ण सिस्टम है पास, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, जिसको बहुत अधिकांशतः इसको यूज किया जाता है। आपने देखा होगा कहीं भी स्कूलों में, कॉलेजों में, कहीं भी अगर प्रोग्राम होता है तो उस प्रोग्राम के अंदर पब्लिक एड्रेस सिस्टम जो होता है उसका सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है, सही है। जैसे आपने स्टेज के ऊपर देखा होगा तो स्टेज में पब्लिक एड्रेस सिस्टम देखा होगा, जिसमें भाषण देने वाला भाषण देता है, उसके बाद में वो एक मशीन होती है जिसमें जो एम्पलीफिकेशन के लिए आवाज़ जाती है, आवाज़ जाने के बाद वो लाउड स्पीकर में ज़्यादा, या अपन कह सकते हैं ज़्यादा तीव्रता के साथ सुनाई देती है, सही है। तो ये हो गया पब्लिक एड्रेस सिस्टम। दूसरा इसका एग्जाम्पल है पब्लिक एड्रेस सिस्टम के बाद में दूसरा एग्जाम्पल हो गया गाने या नारे। गाने या नारे, इनके आधार पर भी अपन किसी चीज़ के बारे में बता सकते हैं। जैसे कि किसी कार्यक्रम में गाने बजाए जाते हैं या नारे लगाए जाते हैं किसी भी चीज़ के, किसी भी प्रोग्राम को लेकर, सही है। तो उनके अंदर वो भी एक प्रकार से श्रव्य सामग्रियों के अंदर आता है, जिसके जो किसी एक विशेष चीज़ के बारे में बताते हैं। इसके अंदर कई एग्जाम्पल्स आते हैं, जैसे इनको रेडियो के आधार पर सुना जा सकता है, गानों को रेडियो के आधार पर भी सुना जा सकता है। इसके अलावा एफएम के आधार पर, जैसे कि एफएम आपने सुना होगा तो उसके अंदर कई प्रकार के गाने सुने होंगे, कई प्रकार की किसी चीज़ को लेकर या किसी भी चीज़ को लेकर नारे जो सुनाई देते हैं उसके अंदर, वो सारे किसके अंदर आते हैं, गाने और नारों के अंदर, एक प्रकार का श्रव्य सामग्रियों के अंदर आता है। तीसरा इसके अंदर आता है, तीसरा एग्जाम्पल हो गया रेडियो। पुराने ज़माने में किसी गानों को सुनने के लिए या किसी भी चीज़ के प्रचार के लिए रेडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता था, सही है। पुराने ज़माने में मनोरंजन का साधन भी था। आप लोगों ने जब 19 के दशक में आप लोगों ने सुना होगा, जब टीवी नहीं आया था उससे पहले जो मनोरंजन का साधन था या किसी भी चीज़ के प्रचार का जो साधन था वो क्या था, रेडियो, सही है। आजकल टीवी आने के आधार पर इसको ये चीज़ रेडियो जो है विलुप्त हो गया है धीरे धीरे टीवी आने से। नेक्स्ट इसका एग्जांपल है ग्रामोफोन। ग्रामोफोन छोटे समूह तक
कोई बात पहुंचाने के लिए या छोटे समूह में मनोरंजन के लिए ग्रामोफोन उपयोग किया जाता था। छोटे समूह के लिए, इसको आपको याद रखना है, ये छोटे समूह के लिए उपयोग किया जाता है। छोटे समूह में कोई भी बात पहुंचाने के लिए या छोटे समूह में कोई मनोरंजन के लिए ग्रामोफोन जो है वो काम में लिया जाता है। एक होता है टेप रिकॉर्डर। टेप रिकॉर्डर जिसके अंदर पहले से आवाज़ रिकॉर्ड की जाती है और उसको बाद में पब्लिक के अंदर सुनाया जाता है। टेप रिकॉर्डर जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा, पहले पुराने ज़माने में रेडियो कैसेट आती थी, उस कैसेट के अंदर कई प्रकार के गाने उसके अंदर रिकॉर्ड किए जाते थे, या अपन कह सकते हैं कि उसके अंदर अपन अपनी आवाज़ रिकॉर्ड कर सकते हैं और जिसको सुनाना होता है वो उसमें सुनाई जा सकती है। तो टेप रिकॉर्डर जो होता है उसको किसी पुराने कार्यक्रम को वापस दिखाने के लिए या वापस सुनाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। जैसे कि पिछले साल का कोई कार्यक्रम है, उसको वापस इस साल दोबारा सुनाना है पब्लिक को, तो उस जगह पे भी जो टेप रिकॉर्डर है वो काम में आता है। क्योंकि पहले जो पिछले साल कार्यक्रम किया था उसको रिकॉर्ड कर लिया गया, रिकॉर्ड करने के बाद उसको इस साल सुनाया गया, तो ये भी टेप रिकॉर्डर के माध्यम से हो सकता है। इसके अलावा कहीं भी अगर प्रोग्राम होता है तो उसके बाद में जनता को इकट्ठा किया जाता है, जनता को व्यस्त रखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कहीं भी गणतंत्रता दिवस या स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, प्रोग्राम किया जाता है स्कूलों के अंदर, कॉलेजों के अंदर, वहाँ पे गाने चलाए जाते हैं। शुरू के अंदर देशभक्ति गाने वो सब चलाए जाते हैं। वो क्यों चलाए जाते हैं? ताकि लोगों को वहाँ पे इकट्ठा किया जा सके और थोड़ी देर तक, जब तक कार्यक्रम स्टार्ट नहीं हो, शुरू नहीं हो, तब तक उनको उस गाने सुना के उनको व्यस्त रखा जा सके, ताकि जो भी दर्शक आए हैं वो वापस ना जाए। इसके लिए टेप रिकॉर्डर काम में लिया जाता है। उनके अंदर पहले जो गाने होते हैं, पुराने गाने जो रिकॉर्ड होते हैं, उनको सुनाया जाता है। ये उदाहरण हो गए श्रव्य सामग्रियों के। इसमें पास सिस्टम आपको ध्यान रखना है, क्योंकि पास सिस्टम जो होता है वो एक महत्वपूर्ण सिस्टम होता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा श्रव्य सामग्री के अंदर आता है, कौन सा पास, इनमें से कोई भी एग्जाम्पल उसके अंदर दे सकता है, या ऑप्शन में कोई भी चीज़ यहाँ पे देखी जा सकती है। बाकी और दूसरे दृश्य सामग्रियों वाले ऑप्शन दे देगा, एक दे देगा इनके अंदर से, और आपको ऑप्शन चुनना है इनमें से। ये होगी श्रव्य सामग्री। दूसरा आता है इसमें दृश्य साधन या दृश्य सामग्री। दृश्य सामग्री या इसको दृश्य साधन भी बोल सकते हैं। एग्जाम में सामग्रियों के अगर सामग्रियां नहीं लिखी आई तो साधन भी लिखा आ सकता है, दृश्य साधन, जिसमें इंग्लिश में भी आपको देख लेना है विजुअल एड। विजुअल एड्स जिनको देखा जा सकता है, केवल उनको सुना नहीं जा सकता, केवल उनको देखा जा सकता है। देख के उनके किसी प्रोग्राम के बारे में या जिसके बारे में वो ऐड अपन को दिखाया जा रहा है उनके बारे में अपन पता लगा सकते हैं। सबसे पहला इसके अंदर आता है प्रोजेक्टेड। प्रोजेक्टेड विजुअल एड। प्रोजेक्टेड विजुअल एड। प्रोजेक्टेड विजुअल एड मैंने आपको बताया था जिसके अंदर लाइट की आवश्यकता होती है। लाइट की वजह से ये दिखाई देते हैं, ऐसे को अपन क्या कहते हैं? प्रोजेक्टेड विजुअल एड। क्या कहते हैं इनको? प्रोजेक्टेड विजुअल एड, जिनको बड़े पर्दे पर अंधेरे के अंदर इनको दिखाया जाता है। जैसे कि आपने प्रोजेक्टर तो आपने देखा ही होगा, कई फिल्म उसके अंदर चलाई जाती है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आती है प्रोजेक्टेड विजुअल एड। इसके अंदर एग्जाम्पल की बात करें
तो इसमें कई एग्जाम्पल आते हैं। पहला इसके अंदर अपन बात करते हैं फिल्म स्लाइड। फिल्म स्लाइड छोटे छोटे चित्रों से बनाई गई एक स्लाइड्स, छोटे छोटे चित्रों से बनाई गई एक स्लाइड, जो मुख्यतः कार्यक्रम, जो छोटे कार्यक्रम जो होते हैं उनके अंदर इसका उपयोग किया जाता है। जैसे कि सिनेमाघरों में इसका उपयोग किया जाता है, जिसके अंदर छोटी छोटी स्लाइड्स आपने देखा होगा। जब आप सिनेमाघरों में जाते हो, फिल्म देखते हो, तो फिल्म के बीच में कई बार ऐड आता है, किसी भी चीज़ को बताने का ऐड आता है। ऐड के अंदर, उसके अंदर क्या होता है, कई बार केवल फोटोएं दिखाई जाती है, उस ऐड के बारे में केवल फोटोएं दिखाई जाती है, तो वो क्या कहलाते हैं, वो फिल्म स्लाइड्स कहलाती है। सही है। अगला एग्जाम्पल आता है इसका, फिल्म पट्टी। फिल्म पट्टी, इसकी लंबाई और चौड़ाई फिक्स होती है। लंबाई कितनी होती है इसकी, लंबाई होती है 25 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर। इसकी ये क्या होती है, इसकी होती है लंबाई। ये इतनी लंबी हो सकती है, लंबी तो कितनी भी हो सकती है, 150 सेंटीमीटर तक आप उसको लंबाई दे सकते हैं। चौड़ाई इसकी कितनी होती है, चौड़ाई इसकी फिक्स होती है कितनी, 35 mm, 35 मिलीमीटर की इसकी चौड़ाई होती है। ये चौड़ाई आपको ध्यान रखनी है। फिल्म पट्टी की चौड़ाई कितनी होती है, 35 mm, और लंबाई इसकी होती है 25 से 150 सेंटीमीटर तक इसकी लंबाई हो सकती है। किसी विषय के ऊपर अगर कोई अपन को फिल्म दिखानी है, या किसी विषय के बारे में चर्चा करनी है, कोई कहानी अपन को दिखानी है, तो उसमें अपन फिल्म पट्टी को काम में लिया जाता है। इसमें केवल चित्र होते हैं, जिनके आधार पर ही जो दर्शक होता है उसको देख के समझना पड़ता है, और इसको बीच बीच में रोका भी जा सकता है। फिल्म पट्टी को बीच बीच में रोक के उसके बारे में उसको समझाया भी जा सकता है। सही है। जैसे कि आपने स्कूलों के अंदर भी देखा होगा, या अपन कॉलेजों में बात करते हैं, तो प्रोजेक्टर पर एक स्लाइड बनाते हैं, या स्टूडेंट्स को स्लाइड बनाने के लिए देते हैं। तो स्टूडेंट्स जो होते हैं वो स्लाइड बना के लाते हैं, और उसके अंदर उसके संबंधित डायग्राम यानी चित्र, उससे संबंधित, उसे प्रोजेक्ट से संबंधित डायग्राम या चित्र उसके अंदर लेके आता है, और वो स्लाइड लेके आता है। सही है। वो स्लाइड दिखाता है, और उसको बीच में रोक भी सकते हैं, रोकने के बाद उसके बारे में अपन उसको समझा भी सकते हैं। तो ऐसी क्या कहलाती है, वो फिल्म पट्टी कहलाती है। सही है। जो लगातार चलती रहती है, रुकती नहीं है, लगातार चलती रहती है, लेकिन जहाँ पे अपन को समझाना होता है वहाँ पे वो उसको रोक दिया जाता है, और उस चीज़ के बारे में समझाया जाता है। तो क्या कहलाती है, फिल्म पट्टी। दूसरा, फिल्म पट्टी जो होती है उसकी कुछ खास बातें हैं जो आपको याद रखनी है फिल्म पट्टी के बारे में। फिल्म पट्टी धीरे धीरे चलानी चाहिए, ताकि व्यक्ति जो होता है उसके अंदर लिखा हुआ आसानी से समझ सके, आसानी से पढ़ सके। उसकी स्पीड इतनी होनी चाहिए कि जो स्लाइड्स होती है वो आराम से, जो देखने वाला दर्शक है वो उसको आराम से पढ़ सके, उसको समझ सके। सही है। दूसरा पॉइंट आता है, फिल्म पट्टी दिखाने के साथ साथ उसके बारे में चर्चा भी करनी चाहिए। जो अपन फिल्म पट्टी दिखा रहे हैं उसमें जो भी आपको स्लाइड्स आपको देखने को मिल रही है, चित्र आपको देखने को मिल रहे हैं, उन चित्रों के बारे में दर्शकों को समझाना भी चाहिए। फिल्म पट्टी जो होती है वो ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो जो दर्शक होते हैं उनको ज़्यादा बोर करेगी। तो इस वजह से इसको ज़्यादा लंबा भी नहीं करना चाहिए। ज़्यादा लंबी होगी तो दर्शक जो होते हैं बोर हो जाएंगे, और उनका ध्यान ज़्यादा रहेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है इसका, ओवरहेड प्रोजेक्टर। ओवरहेड प्रोजेक्टर मतलब, प्रोजेक्टर मतलब जो बिजली से चलता है, लाइट में इसकी आवश्यकता होती है। ओवरहेड का मतलब क्या होता है, इसका जो फोकस होता है, इसका फोकस जो भी इसको प्रदर्शित करने वाला है उसके सर के ऊपर से उसको दिखाया जाता है। सही है। उसके सर से ऊपर को, यानी कि जो व्याख्या करने वाला जो है, व्याख्याता जिसको अपन कह सकते हैं, जो किसी भी चीज़ के बारे में व्याख्या कर रहा है, तो उसके बारे में उसको दिखाया जाता है, और उसको जो उसकी लंबाई जो होती है, उसका जो फोकस होता है, प्रोजेक्टर का जो फोकस होता है उसके सिर से ऊपर होता है, इसलिए इसको ओवरहेड प्रोजेक्टर बोला जाता है। जैसे कि मान लो यहाँ पे कोई बैठे हुए हैं, आप लोग बैठे हुए हो,
मैं यहाँ पे खड़ा कोई व्याख्या किसी चीज़ के बारे में व्याख्या कर रहा हूँ, और मान लो मैं ये जो व्हाइट बोर्ड है ये काम में नहीं ले रहा, मैं प्रोजेक्टर काम में ले रहा हूँ। तो प्रोजेक्टर जो होता है, प्रोजेक्टर का फोकस हमेशा मेरे से सर के ऊपर से होना चाहिए। प्रोजेक्टर का जो फोकस है वो हमेशा मेरा सर से ऊपर होना चाहिए, ताकि जो दर्शक होते हैं उनको आसानी से दिखाई दे जाए, और मैं जो मेरा शरीर जो होता है उसके आगे नहीं है, उसके सामने नहीं है, नहीं तो जो भी आपको समझने वाली चीज़ है, कोई चीज़ वो नहीं समझ में आएगी, वो मेरे जो प्रोजेक्टर का फोकस होता है वो मेरे शरीर पर आएगा, सही है। और एक छड़ी के आधार पर, या आपने देखा होगा कहीं पे प्रोजेक्टर पर जो चीज़ दिखाई जाती है उसमें जो व्याख्याता होता है वो एक लाल लाइट लेके चलता है, लाल लाइट उसमें फोकस करता है और उसके आधार पर आपको समझाता है, वो चीज़ आपने देखी होगी। तो उसको बोलते हैं ओवरहेड प्रोजेक्टर। इसके ओवरहेड प्रोजेक्टर के कई भाग होते हैं, उन भागों के बारे में देख लेते हैं। इसके अंदर एक तो होता है लेंस होल्डर, लेंस होल्डर हो गया। इसके अलावा मिरर होल्डर, मिरर होल्डर, फोकसिंग नॉब, फोकसिंग नॉब, ग्लास स्टेज, ग्लास स्टेज, कंपार्टमेंट ऑफ पॉइंटर, कंपार्टमेंट ऑफ पॉइंटर। इसके अलावा लैंप रेस्ट, लैंप रेस्ट हो गया। कंट्रोल नॉब, कंट्रोल नॉब हो गया। ट्रांसपेरेंसी रोलिंग नॉब, ट्रांसपेरेंसी रोलिंग नॉब। ये सारे इसके पार्ट होते हैं, 8 प्रकार के पार्ट हो गए, सही है। ये हो गया ओवरहेड प्रोजेक्टर। नेक्स्ट आता है इसमें एग्जांपल एपीडियोस्कोप। ओवरहेड प्रोजेक्टर के बाद में एपीडियोस्कोप। एपीडियोस्कोप ये एक प्रतिबिंब के सिद्धांत पर काम करता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये प्रोजेक्टर जो है, ये भी जो भी दृश्य साधन है, ये एक प्रतिबिंब के सिद्धांत पर काम करता है। इसके सिद्धांत प्रतिबिंब के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। प्रतिबिंब के सिद्धांत पर ये कार्य करता है। इसको डायरेक्ट प्रोजेक्ट भी कहा जाता है, डायरेक्ट प्रोजेक्ट। इसको डायरेक्ट प्रोजेक्ट भी इसको कहा जाता है। इसको किस चीज़ के लिए काम में लिया जाता है? जैसे कि कहीं का नक्शा दिखाने के लिए, कोई ज़मीन का नक्शा या किसी भी देश का कोई भी नक्शा दिखाने के लिए इसको काम में लिया जाता है। इसके अलावा समाचार पत्र दिखाने के लिए, कोई भी समाचार पत्र है उसके बारे में दिखाने के लिए इसको काम में लिया जाता है। इसके अलावा पुस्तक के पेज का कोई फोटोग्राफ लेना हो, सही है, पुस्तक के कोई पेज का फोटोग्राफ दिखाना हो तो उसके लिए काम में लिया जाता है। पुस्तक के पेज का फोटोग्राफ। इसके अलावा मैगजीन का कोई भाग दिखाना हो, मैगजीन का कोई भाग दिखाना हो, इन चीज़ों के लिए एपीडियोस्कोप को काम में लिया जाता है। इसके 5 प्रकार के पार्ट होते हैं, जैसे कि प्रोजेक्शन लैंप हो गया, फोकसिंग नॉब हो गया, लेवलिंग फिट हो गया,
ऑब्जेक्ट, प्लेटफॉर्म और मिरर, ये 5 प्रकार के इसके भाग हो गए। एपिडियोस्कोप के बाद में आता है पोस्टर। दृश्य सामग्रियों में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? पोस्टर, जिसको लगभग हर प्रोग्राम में इसको काम में लिया जाता है। पोस्टर आप लोग सब लोग जानते हो, किसी भी चीज़ के बारे में दिखाने के लिए पोस्टर का उपयोग किया जाता है। कहीं दीवार पे उसको चिपका दिया जाता है या कहीं स्कूलों के अंदर इसको चिपका दिया जाता है ताकि उस चीज़ के बारे में लोग उसको देखें और पढ़ें और उसके बारे में समझ सकें। तो पोस्टर जो होता है उसका उपयोग किया जाता है। पोस्टर आप लोग समझते होंगे, ये रंगीन होना चाहिए। पोस्टर जो होता है रंगीन होना चाहिए ताकि लोगों को अच्छे से समझ में आना चाहिए। अलग अलग कलर इसके अंदर उपयोग करने चाहिए। पोस्टर के चारों तरफ की लाइनिंग बनानी चाहिए अलग कलर से। पोस्टर के चारों तरफ की लाइनिंग बनाई जाती है, जिसके किनारे अपन बोल सकते हैं। जो किनारे होते हैं वो एक अलग कलर से उसको बनाया जाना चाहिए। सही है। जो कागज़ अपन ले रहे हैं वो मोटा काम में लेना चाहिए। पोस्टर का कागज़ मोटा काम में लेना चाहिए। इसका आकार कितना होना चाहिए? नॉर्मल इसका आकार होता है 33 बाई 30 का इसका आकार होना चाहिए। मतलब अपन कह सकते हैं कि 33 सेंटीमीटर लंबा या 33 सेंटीमीटर चौड़ा हो सकता है। या अपन कह सकते हैं अगर इसकी जो यूनिट है वो दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए, या तो सेंटीमीटर में हो या फिट में हो, मीटर में हो, जो भी है आपको लेनी है वो दोनों की सेम होनी चाहिए। सही है। एक तरफ से लंबा थोड़ा सा लंबा ज़्यादा होना चाहिए, या अपन कह सकते हैं थोड़ा सा चौड़ा ज़्यादा होना चाहिए। तो ये होगी। अब इसके बारे में कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है पोस्टर के बारे में। पोस्टर का उद्देश्य उसके अंदर साफ साफ अक्षरों में लिखा हुआ होना चाहिए। सही है। उसके अलावा कम से कम शब्दों का उपयोग करना चाहिए। पोस्टर के ऊपर कम से कम शब्दों का उपयोग करना चाहिए, और उन कम से कम शब्दों के अंदर जो देखने वाला दर्शक है उसको सारी चीज़ें समझ में आ जानी चाहिए। इसके अलावा पोस्टर जो होता है वो आकर्षक होना चाहिए, देखने में आकर्षक होना चाहिए ताकि लोग उसको देखें और पढ़ें। सही है। उसको देखें और पढ़ें। इसके अलावा अलग अलग रंगों का उपयोग उसके अंदर करना चाहिए जो कि उस पोस्टर को आकर्षक बनाता है। सार्वजनिक स्थान पर उसको लगा देना चाहिए जहाँ पे लोगों की भीड़ ज़्यादा होती है, ऐसे स्थान पर या दीवारों पे उसको चिपकाया जाता है, जिससे लोग जो जहाँ भी भीड़ इकट्ठी होती है वहाँ पे लोग उसको देख सके, उसको समझ सके, और उस ऐड के बारे में या जिसके बारे में भी वो ऐड लगाया हुआ है उसके बारे में लोग समझ सकें। तो ये हो गया किसके बारे में? पोस्टर के बारे में। एक आता है फ्लैश कार्ड। पोस्टर के बारे में, पोस्टर के बाद आता है फ्लैश कार्ड। फ्लैश कार्ड जो होता है वो 10 से 12 पन्नों का होता है। 10 से 12 पन्ने इसके अंदर होने चाहिए, अपन कह सकते हैं 10 से 12 कार्ड इसके अंदर होने चाहिए। और कार्ड जो होते हैं वो रंगीन होने चाहिए। उनकी लंबाई जो होती है वो लंबाई चौड़ाई हो सकती है 9 इंच बाई 12 इंच। 9 इंच बाई 12 इंच की इनकी लंबाई होनी चाहिए, और 10 से 12 कार्ड एक फ्लैश कार्ड के अंदर होनी चाहिए। और जहाँ पे कम लोग उपस्थित हो, जैसे कि 20 से ज़्यादा लोग उपस्थित न हो, ज़्यादा से ज़्यादा 20 लोग, ज़्यादा से ज़्यादा किसी प्रोग्राम में, किसी कार्यक्रम में ज़्यादा से ज़्यादा 20 लोग उपस्थित हो, ऐसी जगह पे अपन फ्लैश कार्ड का उपयोग कर सकते हैं, जिसको पहले छपा लिया जाता है और उन 20 लोगों के अंदर, या जितने भी हैं 20 से कम भी हो सकते हैं लेकिन 20 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, उन लोगों के अंदर इसको बांट दिया जाता है और वो लोग इसको पढ़ के इसके बारे में समझ सकते हैं। फ्लैश कार्ड। अब इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? कोई समूह के अंदर इसको काम में लेना चाहिए जिसमें 20 से ज़्यादा लोग उपस्थित न हो। कार्ड का आकार बड़ा होना चाहिए, चित्र रंगीन होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए और प्रभावशाली आकर्षक होनी चाहिए, जिससे लोगों को ध्यान उसकी तरफ जाए। कार्ड हमेशा क्रमवार होने चाहिए। क्रमवार मतलब जैसे कि एक कार्ड पहले छपाया हुआ है तो अगला कार्ड उससे अगला होना चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई भी कार्ड किसी भी जगह पे लगा हुआ है और लोगों को समझने में या पढ़ने में उसको परेशानी आ रही है। उसकी भाषा सरल होनी चाहिए, समझने वाली होनी चाहिए, और स्थानीय भाषा हो तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि स्थानीय भाषा लोग
ज़्यादा समझते हैं। ये सारे किसके बारे में हो गए? ये हो गए फ्लैश कार्ड के बारे में। ये सारे जो फ्लैश कार्ड ये अपन पढ़ रहे हैं ये नॉन प्रोजेक्टेड के अंदर आते हैं। प्रोजेक्टेड के अंदर यहाँ पर कौन कौन सी चीजें आती है? पोस्टर जो होता है, पोस्टर के नीचे की सारी चीजें किसके अंदर आती है? नॉन प्रोजेक्टेड। नॉन प्रोजेक्टेड का मतलब समझ रहे हो? जिसके अंदर लाइट की आवश्यकता नहीं होती, प्रोजेक्टर की आवश्यकता नहीं पड़ती, जिसके अंदर दो एग्जाम्पल पढ़े अपन ने, पोस्टर और फ्लैश कार्ड। तो एग्जाम्पल अपन देख लिए इसमें, पोस्टर और फ्लैश कार्ड। नेक्स्ट आता है इसके अंदर चार्ट या ग्राफ। चार्ट आप लोग समझते हो, जैसे कि किसी चीज़ के बारे में कोई चार्ट बताया हो, उसके वर्गीकरण के बारे में, तो वो चार्ट कहलाता है। तो वर्गीकरण को देख के आप समझ सकते हो कि किस चीज़ का वर्गीकरण है और ये किस चीज़ के बारे में बताया जा रहा है। नेक्स्ट आता है इसके अंदर चार्ट या ग्राफ। नेक्स्ट एग्जांपल चार्ट्स या ग्राफ। चार्ट या ग्राफ आप समझते हो, ग्राफ आप लोगों ने बहुत सारे बनाए होंगे। किसी भी चीज़ के बारे में बताना, किसी भी संख्या ज़्यादा या कम है उसके बारे में बताना, किसी की प्रोग्रेस के बारे में बताना, अपन किसका उपयोग करते हैं? किसी ग्राफ का उपयोग करते हैं। सही है। चार्ट से संबंधित, चार्ट से अधिक प्रसार कार्यकर्ता के उपयोग में आने वाला दृश्य साधन है। जो उपयोगकर्ता होता है उसके सबसे ज़्यादा काम में लिया जाता है चार्ट, जिसके बारे में उसके अलग अलग वर्गीकरण उसके बारे में उसमें दर्शाए जाते हैं। सही है। जिसमें संकेत, शब्द, चित्र और रेखा चित्र सम्मिलित होते हैं। सही है। अब चार्ट जो होता है वो भी कई प्रकार का होता है इसके अंदर, जैसे कि रेखा चित्र हो गया। रेखा चित्र, रेखा चित्र जैसे कि किसी भी चीज़ के बारे में अपन को दर्शाना है कोई चीज़, तो रेखाओं के आधार पर, जैसे कि कोई पॉपुलेशन दर्शानी है, गाय की पॉपुलेशन, इसके अलावा भैंस की पॉपुलेशन, जो जनसंख्या उनको दर्शानी है, तो चार्ट के आधार पर अपन दर्शा सकते हैं। या लाइनों के आधार पर अपन दर्शा सकते हैं कि लाइनों के आधार पर किसकी संख्या ज़्यादा है, और लाइनों के आधार पर समझाना क्या कहलाता है? रेखा चित्र कहलाता है। सही। इसके बाद में आता है छड़ चित्र। रेखा चित्र के बाद में क्या आता है? छड़ चित्र। छड़ चित्र यानी कि एक छड़ के अंदर, छड़ के हिसाब से उसको बताना, छड़ के आधार पर किसी जनसंख्या को बताना, या अपन कह सकते हैं किसी भी चीज़ को कम ज़्यादा है उसके बारे में दर्शाना क्या कहलाता है? छड़ चित्र के बारे में दर्शाया जाता है। इसके एग्जाम्पल की अगर बात करें तो इसको विभिन्न रेखाओं के आधार पर, ये दो प्रकार का, एक होता है बहु छड़ी चार्ट। बहुछड़ी चार्ट ऐसा चार्ट जिसके अंदर एक से ज़्यादा छड़ उपस्थित हो। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर एक छड़ ये उपस्थित है, दूसरी छड़ ये उपस्थित है, तीसरी ये उपस्थित है। सही है। तो इसको बुलाते हैं बहुछड़ी चार्ट। इसके अंदर ये किसी चीज़ और चीज़ के बारे में बता रहा है। सही है। ये किसी दूसरी चीज़ के बारे में बता रहा है, ये किसी दूसरी चीज़ के बारे में बता रहा है। जैसे कि अपन मान लेते हैं, इसका उपयोग कैसे किया जाता है? 2010 के अंदर किसी चीज़ की जनसंख्या इतनी थी, 2015 में इतनी हो गई, और 2015 में और ज़्यादा हो गई, 2020 में और ज़्यादा हो गई। तो ऐसे जनसंख्या बताने में, किसी पशु की जनसंख्या बताने में इसका उपयोग अपन कर सकते हैं। बहुछड़ी चार्ट। इसके बाद में आता है विभाजित छड़ चार्ट। विभाजित छड़ चार्ट मतलब चार्ट की संख्या केवल एक रहेगी, वो अलग अलग विभाजित रहेगी। इसके एग्जाम्पल की अपन बात करें डायग्राम बना के, तो जैसे कि मान लो ये एक ही छड़ है, इसके अंदर मैंने ये दर्शा दिया कि ये गायों का समूह है। सही है। इतनी गायें हैं इसके अंदर,
इतनी एक एरिया के अंदर इतनी भैंसों की संख्या इतनी है, सही है, तो इसमें भैंसों की संख्या ज़्यादा होगी। बकरी की संख्या इतनी है, सही है। इसके आधार पर अपन कह सकते हैं कि गोट की संख्या इतनी है। तो ये अलग अलग जीवों की संख्या को बता रहा है, एक ही छड़ के अंदर अलग अलग जीवों की संख्या को बता रहा है, सही है। तो इसको बोला जाता है विभाजित छड़ चार्ट। और ये किसके अंदर आते हैं? छड़ चित्र के अंदर आते हैं। एक बहुछड़ी चार्ट होता है जिसमें एक से ज़्यादा छड़ें, मतलब एक छड़ जो होती है वो केवल एक ही समूह को बताती है, इसमें एक ही छड़ अलग अलग समूहों को बता रही है, इसको विभाजित छड़ चार्ट कहा जाता है। इसके अंदर नेक्स्ट आता है छड़ चित्र के बाद में गोलाकार चित्र। नेक्स्ट आता है इसके अंदर गोलाकार चित्र। गोलाकार चित्र जैसे कि एक गोले के अंदर आप लोगों ने देखा होगा, गोले के अंदर बताया जाता है कि कितनी मात्रा में जनसंख्या, किसकी जनसंख्या कितनी है, ये इतनी परसेंट है, ये इतनी परसेंट है, ये मान लो पूरा इसको 100% मानते हैं, तो ये हो गया, इसका 40% हो गया, ये 25% हो गया, ये 12% हो गया, जो भी है इसको अलग अलग चीज़ें, जैसे कि 40% वो चीज़ गायों की समूह 40% है, इसके अंदर 25% भैंसों का समूह है, ये सारी चीज़ें गोलाकार के अंदर दिखाई जाती है, तो इसको बोला जाता है गोलाकार चित्र। तो किसके अंदर आते हैं? चार्ट या ग्राफ के अंदर अपन पढ़ रहे हैं, दृश्य सामग्रियाँ पढ़ रहे हैं। दृश्य सामग्रियाँ मतलब देखने से पहचानने वाली सामग्रियाँ। एक होता है फ्लिप चार्ट। फ्लिप चार्ट का मतलब क्या होता है? फ्लिप चार्ट का मतलब एक पर अलग अलग पन्ने इसके अंदर होते हैं, जिसके अंदर गोलाकार रिंग इसमें लगी हुई होती है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, कोई कंपनी अगर किसी दवा के बारे में जानना चाहती है, कोई कंपनी किसी दवा के बारे में जानना चाहती है, तो उसको किस प्रकार प्रदर्शित करेगी? उसको फ्लिप चार्ट के आधार पर उसको प्रदर्शित किया जाता है। जैसे कि आपने कैलेंडर देखा होगा, कैलेंडर का जो एक महीना होता है उसको दूसरे महीने लाने के लिए उसको फ्लिप किया जाता है या ऊपर से दिखाया जाता है उसको, सही है। तो वो किसके अंदर आते हैं? फ्लिप चार्ट के अंदर। इसके कुछ एग्जांपल्स और बचे हुए हैं जो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।